बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 10। वंश सानवी से पूछता है, सानवी आज तो पार्टी में वो सब थे, वहाँ पर क्या राजेश ने तुमसे कोई बदतमीजी करने की कोशिश की? सानवी ने हाँ में सर हिला दिया। वो बोली, जब मैं वॉशरूम गई थी तो राजेश वहाँ आया था, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने मुझसे कहा कि इस बार वो मुझे जाने नहीं देगा। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो नेहा को गायब कर देगा और उसके साथ भी बुरा करेगा। वो उस पर नज़र रखे है। ये सुनकर वंश गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। तभी सानवी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, प्लीज़ वंश, उसे बचा लीजिए प्लीज़। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़। ये बोलकर सानवी वंश के एक हाथ को पकड़ लेती है और उस पर अपना सिर रखकर रोने लगती है। वंश उसकी तरफ देखता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम तक पहुंचने के लिए उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। सानवी उसको उम्मीद भरी नज़रों से देखती है और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू वंश। वंश सानवी को देखता है और फिर कहता है, चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, कल से तुम्हें बहुत से काम करने हैं। सानवी को कुछ समझ नहीं आता है कि वंश क्या बोल रहे हैं। वो उठती है और अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर सो जाती है। इधर वंश अपने रूम में बेचैनी से इधर उधर घूमने लगता है, फिर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सिर्फ सानवी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे जब उसने अपने ही परिवार को सामने जलते देखा होगा, कैसे उसको टॉर्चर किया गया होगा, जब उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया होगा तो उसे कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ हुई होगी। ये सब सोच सोच कर वंश परेशान था। उसकी आंखों में नींद कहीं दूर दूर तक नहीं थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सो नहीं पाया, तो वो सानवी को देखने चला गया। सानवी अपने कमरे में सो रही थी। वंश कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर बस सानवी को देखे जा रहा था। शायद ऐसे ही उसको सुकून मिल रहा था। तभी सानवी चिल्लाते हुए जग गई, नहीं नेहा। वंश उसके पास ही खड़ा था। वो जल्दी से भागकर सानवी के पास पहुंचा। उसने सानवी को पानी दिया। सानवी पूरा पसीने से भीग गई थी। वो वंश के गले से लग गई और बोली, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वंश उसको बोलता है, तुम घबराओ नहीं, हम कल ही नेहा को एक सुरक्षित जगह भेज देंगे। सानवी ये सुनकर थोड़ा आराम महसूस करती है। तभी वंश सानवी से पूछता है, सानवी तुमने अपना पूरा नाम नहीं बताया, आखिर तुम किस परिवार से हो? मेरा सब कुछ जानना जरूरी है। सानवी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ओबरॉय, मैं ओबरॉय परिवार से हूँ, मेरा पूरा नाम सानवी ओबरॉय है। ये सुनकर वंश को एक झटका लगता है। वो तुरंत ही सानवी से दूर हो जाता है और उसको हैरानी से देखने लगता है और फिर उसके दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम्हारे दादाजी का नाम विनोद ओबरॉय था? सानवी वंश की तरफ नहीं देखती है और वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। वंश जब उसका जवाब हाँ में सुनता है तो उसका हाथ कांपने लगता है। उसको खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता। वो जिसको इतने सालों से ढूंढ रहा था वो उसके पास थी, ना जाने कितने दिनों से उसके सामने थी। वंश खुशी से सानवी को अपने गले लगा लेता है। सानवी वंश के इस व्यवहार से एकदम से सरप्राइज हो जाती है। वंश उसको गले लगाकर बोलता है, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सानवी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वंश क्या बोल रहे हैं। वो वंश से पूछती है, मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या आप मुझे जानते हैं? वंश सानवी की तरफ देखता है, फिर कहता है, तुमने मुझे नहीं पहचाना? बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो मुझे, क्या मैं तुमको जाना पहचाना नहीं लगता हूँ? सानवी मन ही मन सोचती है, मैंने तो कभी वंश को शादी से पहले देखा नहीं था, फिर ये मुझे कैसे जानते हैं? सानवी ना में सिर हिला देती है। वंश थोड़ा मायूस होता है और फिर थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है, अच्छा तो बताओ, कब अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हो? कब तुम मुझे अपने साथ चांद पर ले जा रही हो? सानवी वंश को ऐसा करते देख थोड़ा मुस्कुराती है, फिर सोचती है, ये वंश को क्या हुआ है? मैंने तो आज तक इनको हंसते हुए भी नहीं देखा है, फिर आज ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? और ये क्या चांद पर साथ जाना, ये सब क्या बोल रहे हैं? अभी सानवी कुछ बोलती तब तक उसको याद आता है। वो ज़ोर से बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम वो नहीं हो सकते, नहीं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो उसको ऐसा करते देख वंश समझ जाता है कि उसको याद आ गया है। वो आंखों में आंसू लिए अपनी बाहों को खोलकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, हाँ मैं वही हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। सानवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो दौड़कर वंश के गले लग जाती है। दोनों के आंखों में
बरसों की जुदाई के बाद के मिलने के खुशी की आंसू थे। सानवी बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? पता है मैं कितना रोती थी तुम्हारे लिए। मेरे एक तुम ही तो दोस्त थे। वंश उसको अपने से दूर करता है और उसको अपने साथ आंगन में ले जाता है और दोनों झूले पर बैठ जाते हैं और चांद को देखने लगते हैं। चांद को देखते हुए दोनों को बहुत सुकून मिलता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वंश चांद की तरफ देखते हुए बोलता है, पता है मेरे मम्मी पापा बचपन से ही मुझसे दूर लंदन में रहते थे। मैं अपनी दादी के साथ रहता था। मम्मी कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी पर पापा नहीं आते थे। वो हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करता था। एक दिन मैं ऐसे ही अपने घर की छत पर खेल रहा था। मैंने तब पहली बार तुम्हें और तुम्हारे पापा को साथ में देखा था। वो तुमसे कितने प्यार से बात कर रहे थे, कैसे वो तुमको अपनी गोद में बिठाकर चांद को दिखा रहे थे। मुझे तुमसे जलन होने लगी। मैं रोज़ तुमको छुप छुप कर देखता था। फिर एक दिन तुम मेरे सामने आई। तुमने मुझसे बहुत प्यार से अपने साथ खेलने को बोला, लेकिन मैं तुमसे जलता था, इसलिए तुम्हारी चोटी पकड़ के खींच दी और तुम रोने लगी। तुमने मुझे गुस्से में बंदर बुलाया। मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैंने दादी को ये बात बताई तो वो खूब हंसी। फिर मेरी तुमसे धीरे धीरे दोस्ती हो गई। फिर तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लिया था। मैं तैयार होकर तुम्हारे घर के लिए निकल रहा था, लेकिन तभी एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। हम तुरंत लंदन के लिए निकल गए। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने मेरे मम्मी पापा दोनों को खो दिया है। अब मेरे पास दादी के अलावा कोई और नहीं था और दादी को बिजनेस संभालना था। ये बहुत मुश्किल था मेरे दादी के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। हम लंदन शिफ्ट हो गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी और अंकल की भी। कुछ सालों बाद मैं तुमसे मिलने इंडिया आया। यहाँ आकर मुझे तुम्हारे मौत की खबर मिली। मैं तो टूट ही गया था। मेरी बस एक ही तो दोस्त थी और मैंने उसे भी खो दिया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जितनी भी लाशें मिली थी उसमें से कोई भी किसी छोटी बच्ची की नहीं थी। तब मुझे कुछ उम्मीद मिली। मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं कई अनाथालयों में गया, लेकिन तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। फिर दादी के खराब तबीयत की खबर मिली। मैं वापस लंदन चला गया। बाद में मैंने बिजनेस को इंडिया में सेटल कर लिया। सानवी सिर्फ वंश को देख रही थी। वंश उसको अपने तरफ यूँ प्यार से देखता देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। सानवी भी वंश को देखे जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। वंश उसके होठों के बेहद करीब पहुंच गया था। वो सानवी को किस करने वाला ही था कि सानवी वहां से उठ गई और अपने रूम में जाने लगी। वो बोली, रात बहुत हो गई है, मुझे सोना चाहिए। वंश बस उसको देख रहा था। सानवी जब वहां से चली गई तो वंश ने खुद से कहा, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, अब मिली हो। अब मैं तुम्हें अपने पास से कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं दुनिया को असली सानवी मल्होत्रा से मिलाऊंगा, मेरी वाइफ से। ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उधर राजेश, नैना और विकास रायचंद तीनों एक साथ एक कमरे में बैठे थे। नैना ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता। एक बार फिर से वही सब। वो मनुष्य मेरी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती है? आज फिर एक बार उसने मेरे कार्तिक को मुझसे दूर कर दिया। पापा पापा, आपने तो कहा था कि वो कहीं डर कर भाग गई है, शायद किसी दूसरे देश। वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। तो फिर वो कहाँ से आ गई? नैना अपने पिता की सानवी के परिवार से दुश्मनी के बारे में नहीं जानती थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि उसके पापा सानवी को इतना टॉर्चर करे कि वो कार्तिक से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। और विकास भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके खूंखार रूप के बारे में जाने और उससे डरने लगे। विकास ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि वो वापस आएगी, और वो भी वंश मल्होत्रा की बीवी बनकर। वंश के होते हुए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो बस हम इतना ही मना सकते हैं कि उसने कुछ भी वंश को ना बताया हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हम सब बर्बाद हो जाएंगे। राजेश उन लोगों की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने कहा कि वो कुछ नहीं बताएगी। उसकी बात सुनकर नैना बोली, नहीं बताएगी? तुम ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? राजेश उसकी तरफ मुड़ता है और एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्योंकि उसकी कमजोरी मेरे हाथों में है। और अगर वो बता भी देगी, क्या बताएगी वो? यही कि वो उसकी पत्नी है पर वो पहले भी किसी और के साथ सो चुकी है। या फिर ये बताएगी कि उसका उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर था और उसने उसको धोखा दिया। कौन सा पति ये सब जानने के बाद उसका साथ देगा?
और वंश तो कार्तिक को इतना मानता है कि अगर उसको ये पता चला कि वो वही लड़की है जिसने कार्तिक को धोखा दिया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो वो तो खुद ही उसको अपने हाथों से मार डालेगा। वो ऐसी गलती नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए रिलैक्स रहो और अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। राजेश की बात सुनकर नैना और विकास अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।